ओके एवरीवन, जेई मेंस में आने वाले मैथमेटिकल रीजनिंग के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू। पी स्टेटमेंट है आई टेक मेडिसिन, क्यू स्टेटमेंट है आई कैन स्लीप। पूछा जा रहा है कि देन द कंपाउंड स्टेटमेंट नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू मीन्स व्हाट। तो नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू के लिए पहले उन स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पी मेरे पास है आई टेक मेडिसिन, तो नॉट पी हो जाएगा उसका नेगेशन। नेगेशन स्टेटमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो आई टेक मेडिसिन, आई डू नॉट टेक मेडिसिन, आई डू नॉट टेक मेडिसिन हो जाएगा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी। क्यू है आई कैन स्लीप, तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट स्लीप। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का मतलब क्या है, इफ P then Q। जब मैं कहना चाहती हूं अगर P होगा तब Q होगा, तो उसको सिंबॉलिक वे में लिखने का तरीका क्या है, P इंप्लीकेशन Q। अगर यहां पूछा जा रहा है नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q, तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब इफ नेगेशन P देन नेगेशन Q। व्हाट इज नेगेशन P, आई डू नॉट टेक मेडिसिन। व्हाट इज नेगेशन Q, आई कैन नॉट स्लीप। तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q क्या होगा, इफ आई डू नॉट टेक मेडिसिन देन आई कैन नॉट स्लीप। तो if I do not take medicine then I cannot sleep is the meaning of the compound statement negation P implies negation Q. Okay? Let's take a look at the next question. दूसरा question कहता है inverse की definition आपको question में already given है कि P implies Q टाइप का अगर आपके पास statement है, P implies Q में P कहलाता है antecedent, Q कहलाता है consequent। तो antecedent implies consequent का inverse होता है negation of antecedent implies negation of consequent। ये अगर डेफिनेशन है इनवर्स की, तो क्या होगा इनवर्स ऑफ दिस प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन है P and negation Q implies statement R। इस वक्त ये एंटीसीडेंट का रोल प्ले कर रहा है और ये कॉन्सिक्वेंट का रोल प्ले कर रहा है, राइट? ये एंटीसीडेंट, ये कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट इंप्लाइज कॉन्सिक्वेंट का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ दिस इज नेगेशन ऑफ एंटीसीडेंट इंप्लाइज नेगेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट। नेगेशन ऑफ एंटीसीडेंट इंप्लाइज नेगेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें रिजॉल्व, नेगेशन ऑफ P and not Q। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी लेक्चर्स पढ़ रहे थे कि नेगेशन को हमें रिलेट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। उसके बाद एंड हो जाएगा मेरा इंटरसेक्शन। P स्टेटमेंट एक्ट करेगा मेरे सेट A के समान, Q स्टेटमेंट एक्ट करेगा मेरे सेट B के समान। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं नेगेशन ऑफ P एंड नॉट Q की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P मतलब सेट A, Q मतलब सेट B, नेगेशन Q मतलब B कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, आगे नेगेशन लगाए मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। यहां पे यूज हो जाएगा मेरा डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन ऑफ P, यूनियन का मतलब होता है और, यहां आप लिख सकते हैं। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज बी और बी एक्ट कर रहा है स्टेटमेंट क्यू के समान, तो मेरे पास आ गया नेगेशन पी और क्यू। क्लियर? इसका इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है नेगेशन पी और क्यू। ये आ गया नेगेशन पी और क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर। देखते हैं, नेगेशन P और Q इंप्लाइज नेगेशन R। क्लियर इनफ? इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स में काम आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है द लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन ऑफ
P if and only if Q. अब P if and only if Q के बारे में जब पढ़ रहे थे तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? What is P if and only if Q? P if and only if Q. That means if P then Q and if Q then P. ये है P implication Q और ये है P implication Q का कॉन्वर्स। तो P implication Q कैसे लिखते हैं? P implies Q and ये कैसे लिखते हैं? Q implies P। ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है मेरा P if and only if Q। तो इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकती हूं? P implies Q and Q implies P। ये स्टेटमेंट और कुछ नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट है। आप इसे ऑब्टेन करें, इसे ऑब्टेन करें, दोनों का एंड लेके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए तो आपको वही मिलेगा जो इस तरीके से मिलेगा। तो P if and only if Q का लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन क्या है? P implies Q and Q implies P। कूल इनफ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहीं से आ जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के दिखाने की जरूरत नहीं है कि जो ट्रूथ वैल्यूज P if and only if Q के कॉलम में आ रही है वही ट्रूथ वैल्यूज P implies Q and Q implies P के कॉलम में आ रही है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन था और कुछ भी नहीं। ओके, समटाइम्स इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ P implies Q और R is false, then ट्रूथ वैल्यूज बतानी है इंडिविजुअल P, Q और R स्टेटमेंट्स की। अब यहां पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं P implies Q की ट्रूथ टेबल का। ओके, सिंगल इम्प्लीकेशन, इफ P is true, Q can be true, P true, Q false, P false, Q true, P false, Q false। अगर P true है, Q true है तो P implies Q true है। अगर P true है, Q false है तो ये false है। P false है, Q true तो ये true, यहां पर भी true। तो आपको दिख रहा है कि एंटीसीडेंट implies consequent false सिर्फ तब होता है जब एंटीसीडेंट true होता है और consequent false होता है, अदरवाइज बाकी सब केसेस में वो true होता है। यहां पे मुझे गिवन है P implies Q और R, P implies Q और R, ये false है, ये मेरा एंटीसीडेंट है, ये मेरा कॉन्सिक्वेंट है, राइट? दिस इज माई एंटीसीडेंट एंड दिस इज माई कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट इंप्लाइज कॉन्सिक्वेंट अगर फॉल्स होता है तो ये सिर्फ तब होता है जब एंटीसीडेंट ट्रू होता है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ P ट्रू है क्योंकि P मेरा एंटीसीडेंट है और Q और R ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बारी आती है इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात करने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट P एंड R, नॉट P एंड R, एक्चुअली P और R की ट्रूथ टेबल डिस्कस करनी चाहिए हमें। तो P और R की ट्रूथ टेबल डिस्कस करते हैं। P और R ये ट्रू कब होता है? जब ईदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू, और फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स होते हैं। तो यहां P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू तो ये भी ट्रू, P ट्रू Q फॉल्स तो ये भी ट्रू, P फॉल्स Q ट्रू तो ट्रू, P फॉल्स Q फॉल्स तो ये है फॉल्स। तो आपको दिख रहा है कि P और Q फॉल्स तब होता है जब एंटीसीडेंट, यहां पे एंटीसीडेंट नहीं बोलना चाहिए, पर जब P और Q इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है दोनों जब फॉल्स होते हैं तो उनका कंपाउंड स्टेटमेंट जो और की मदद से बना है वो भी फॉल्स होता है। उसके अलावा बाकी सब केसेस में वो ट्रू होता है। यानी कि Q और R ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब Q फॉल्स है और R फॉल्स है। तो इसी स्टेटमेंट को मैं और कैसे लिख सकती हूं? दिस इंप्लाइज P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स एंड R, P is true, P is not false, P is true, and Q or R is false means Q is false and R is false.
तो मुझे मिला कि अगर ये चीज फॉल्स है तो उसका मतलब है P ट्रू है, Q फॉल्स है, R फॉल्स है। तो PQR की ट्रूथ वैल्यूज क्या हो गई? ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्या आ गई? ट्रू फॉल्स फॉल्स। PQR इसी ऑर्डर में पूछा था, ट्रू फॉल्स फॉल्स। कूल इनफ? यहाँ पे आपको जरूरत है ट्रूथ टेबल ऑफ इम्प्लीकेशन और ट्रूथ टेबल ऑफ और। कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म्ड विथ और, इन दोनों की ट्रूथ टेबल्स जानने की बहुत जरूरत है, ट्रूथ वैल्यूज जानने की बहुत जरूरत है। क्लियर? लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है P and not Q and not P or Q is। अब ये एक टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि दोनों है या फिर दोनों नहीं है। जब भी टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर ट्रूथ टेबल। हमेशा ट्रूथ टेबल बनाओ टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं ट्रूथ टेबल। मेरे पास P है, Q है, इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी? इसकी ट्रू तो इसकी भी ट्रू, इसकी ट्रू इसकी फॉल्स हो सकती है, फॉल्स ट्रू, या फिर ये हो सकते हैं फॉल्स फॉल्स। राइट? ओके, नेक्स्ट मुझे जरूरत है P एंड नॉट Q एंड नॉट P और Q। तो नॉट P नॉट Q बना लेते हैं पहले। नॉट P हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट Q क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर जरूरत है P एंड नॉट Q। P एंड नॉट Q। P एंड नॉट Q ट्रू सिर्फ तब होगा जब P भी ट्रू हो और नॉट Q भी ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो P एंड नॉट Q कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। राइट? P एंड नॉट Q, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स। ट्रू ट्रू तो ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ये फॉल्स। इसके बाद है नॉट P और Q। नॉट P और Q ट्रू होगा जब नॉट P एंड Q में से कोई एक ट्रू होगा, एटलीस्ट एक ट्रू होगा, या तो दोनों ट्रू हो या कोई एक ट्रू हो। अगर दोनों फॉल्स हो गए सिर्फ तब ये फॉल्स होगा। तो नॉट P और Q, बात चल रही है नॉट P और Q। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स तब होगा ये फॉल्स, ट्रू ट्रू ये ट्रू, फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू। इन दोनों का एंड लेना है मुझे, मतलब P एंड नॉट Q एंड नॉट P और Q। ठीक, इन दोनों का एंड। ट्रू सिर्फ तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे। फॉल्स ट्रू, ओके एक फॉल्स है तो ये फॉल्स, यहां भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज थ्रू आउट फॉल्स हैं। दैट मीन्स ये एक फैलेसी है या फिर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इट्स नॉट अ टॉटोलॉजी, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर? ये फैलेसी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पे अगर फैलेसी लिखा होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता। क्लियर? अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ओके, यहां पर एक छोटी सी चीज रिकॉल करते हैं पहले, क्योंकि वो एक ट्रूथ टेबल अगर पता होगी तो फिर हम काफी सारे पॉइंट्स इसमें से प्रूव कर पाएंगे। बात चल रही है यहां पे सपोज P है, Q है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो मैं बताना चाहती हूं P इंप्लाइज Q का लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। P इंप्लाइज Q क्या होगा? ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू। अब इसकी बात करो नॉट P और Q। नॉट P और Q के लिए नॉट P ऑब्टेन कर लेते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। बात चल रही है नॉट P और Q, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम्स आपको एक जैसे दिख रहे होंगे थ्रू आउट, जिससे मुझे मिलता है कि P इंप्लाइज Q का लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाता है नॉट P और Q। अब इसकी मदद से हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि P implies Q is logically equivalent to not Q implies not P। अब देखो P implies Q लॉजिकली इक्विवेलेंट है
नॉट P और Q के, अभी अभी हमने किया, और नॉट Q इंप्लाइज नॉट P किसके इक्विवेलेंट होगा? एंटीसीडेंट इंप्लाइज कॉन्सिक्वेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के। यहां पे नेगेशन ऑफ एंटीसीडेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, और यहां बन जाएगा नेगेशन P। नेगेशन ऑफ नेगेशन Q मतलब Q, और ये बन गया और नॉट P। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ नॉट P और Q। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों नॉट P और Q के लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। Which of the following is always true? This is definitely always true. नेगेशन ऑफ P और Q, ये किसके बराबर होगा? नेगेशन ऑफ P और Q। खोलते हैं इसको, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ऐसे खोलेगा ये, नेगेशन P देन नेगेशन ऑफ और इज एंड नेगेशन Q। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इट इज लाइक A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन P, B कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन Q। लेकिन यहां पे एंड की जगह और लिखा हुआ है तो ये गलत है। सिमिलरली नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, अब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q की बात की जाए तो ये बराबर है किसके? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q किसके बराबर होता है? नेगेशन P और Q। अब खोलते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन P मतलब P, नेगेशन ऑफ और मतलब एंड दिस इज नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q, जबकि यहां लिखा है P और नेगेशन Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज सेम एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन P, B कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन Q, यूनियन मतलब और ना कि एंड, तो ये भी गलत है। क्लियर? दूसरा सवाल देखते हैं। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ 2 स्क्वायर इज 5 देन आई गेट अ फर्स्ट क्लास। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्या मतलब है? सी, ऐसे टर्मिनोलॉजीज अगर क्लियर नहीं होंगी तो इजी से इजी सवाल भी सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्या मतलब है? P इंप्लाइज Q का contrapositive of P implies Q is not Q implies not P। तो अगर मैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 को स्टेटमेंट P बोलूं, I get फर्स्ट क्लास को स्टेटमेंट Q बोलूं, तो P implies Q, if P then Q मतलब P implies Q, that means 2 square equal to 5 implies I get फर्स्ट क्लास। तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? दिस इज Q, दिस इज P, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा नॉट Q implies not P। व्हाट इज नॉट Q? I do not get first class, I do not get first class implies not P, not P मतलब 2 square is not equal to 5, है ना? ये क्या है? Not Q implies not P. This is your contrapositive of this statement. Okay? If that means इसको रीड कैसे करेंगे? P implies Q को रीड कैसे करते हैं? If P then Q, तो not Q implies not P को रीड कैसे करेंगे? If not Q then not P. If I do not get a first class then 2 square is not equal to 5. So if I do not get a first class then 2 square is not equal to 5. ये हो गया आपका contrapositive. Let's take a look at the next question. Which of the following is wrong? Okay. Which of the following is wrong? गलत बताना है, ठीक है? तो जो गलत है वो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा सही ऑप्शन होगा। P implies Q is logically equivalent to not P or Q. अब भी अभी प्रूव करा, ये तो सही है, तो actually this is wrong according to the question. If the truth value of P, Q, R are T, F, T respectively, then the truth value of P or Q and Q or R is true. Okay, let's see. P or Q and Q or R. अब देखो, P ट्रू है, Q फॉल्स है, R ट्रू है। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P और R क्या होगा? P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P और R ट्रू होगा, है ना? दो
कंपोनेंट स्टेटमेंट्स का और वाला कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P और Q ट्रू हो गया। सिमिलरली Q फॉल्स है, R ट्रू है, तो ये भी हो गया ट्रू। और जब दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो उनका एंड वाला कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, तो ये बन गया ट्रू, यानी कि ये सही लिखा है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत ऑप्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? नेगेशन ऑफ P और Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्या होगा इसका मतलब? P Q R को अगर मैं ABC सेट्स लेती हूं, और का मतलब मैं आपको यूनियन ऑलरेडी बता चुकी हूं, नेगेशन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। क्लियर? नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R, ये भी सही है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। The truth value of P and negation of P और Q is always true। अब यहाँ पर भी सेम चीज यूज करनी है कि P जो है वो ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स गिवन है। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P और Q बन गया ट्रू। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P और Q ट्रू बन गया। इसका जो नेगेशन हो जाएगा वो बन जाएगा फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो गया। फिर बारी आती है एंड P, तो P ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P एंड द अदर स्टेटमेंट टोटली बन जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू है और ये ओवरऑल फॉल्स है। ये पूरा फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इन दोनों का एंड बन जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंड दो स्टेटमेंट्स का ट्रू सिर्फ तब होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। तो ये बन गया फॉल्स, जबकि ये कह रहा है कि ये हमेशा ट्रू रहता है, यानी कि ये गलत लिखा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही ऑप्शन है। क्लियर? अगला सवाल कहता है लेट S be a non-empty subset of R, consider the following statement। कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर करना है? There is a rational number x in a set S such that x is positive। मतलब P स्टेटमेंट कह रहा है कि एक सेट S है जिसके अंदर एक पॉजिटिव x बैठा हुआ है। एक सेट S है जिसके अंदर एक ऐसा x बैठा है जो पॉजिटिव है। मुझे बताना है इसका नेगेशन। जी हाँ, नेगेशन P सवाल पूछता है कि क्या होगा अगर P ये है तो। नेगेशन P क्या है? एक रैशनल नंबर x है जो सेट S के अंदर बैठा है सच दैट वो पॉजिटिव है। मतलब सेट S के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बैठा है। इसका नेगेशन क्या होगा? क्या होगा? हर रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर x सिटिंग इन S इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। स्टेटमेंट P है there exists a rational number x in the set S such that x is positive। तो इसका उल्टा क्या हुआ? स्टेटमेंट है कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर S के अंदर है। इसका नेगेशन होगा कि S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। there is no rational number sitting in set S which is positive। तो क्या होगा? Every rational number sitting in set S is such that it is less than equal to 0, है ना। सबसे पहली बात तो P कह रहा है कि एक रैशनल नंबर S में बैठा है जो पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा क्या हुआ? एक भी रैशनल नंबर S में ऐसा नहीं बैठा जो पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे रैशनल्स जो S के अंदर बैठे हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो एवरी रैशनल नंबर सिटिंग इन S इज लेस देन इक्वल टू 0। ये है P का नेगेशन। क्लियर इनफ? क्योंकि मुझे यहां पे पता है कि देयर एग्जिस्ट्स का नेगेशन होता है फॉर एवरी, और फॉर एवरी का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट। ये पढ़ा है हमने फ्रेजेस के बारे में, राइट, थ्योरी लेक्चर्स में। यहाँ पे वही यूज हो रहा है। ये बात हो रही है देयर एग्जिस्ट की P स्टेटमेंट में, तो उसके नेगेशन में एवरी या फॉर एवरी आएगा। क्लियर? बाकी लॉजिक तो समझ आ गया होगा। 10th क्वेश्चन कहता है कि P Q R तीन स्टेटमेंट्स गिवन है। नेगेशन पूछा गया है किस स्टेटमेंट का? P है सुमन इज ब्रिलियंट, Q है सुमन इज रिच, R है सुमन इज ऑनेस्ट। मुझे नेगेशन बताना है सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। अब सुमन इज ब्रिलियंट है मेरा P, एंड मतलब मुझे पता है, एंड सुमन इज डिसऑनेस्ट। अब सुमन इज ऑनेस्ट अगर R है तो सुमन इज डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा? सुमन इज नॉट ऑनेस्ट, मतलब नेगेशन R। इफ एंड ओनली इफ तो पता है मुझे, डबल इंप्लीकेशन। सुमन इज रिच, रिच है Q। कैसे लिखेंगे इसको? नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सुमन इज ब्रिलियंट एंड
डिसऑनेस्ट मतलब नेगेशन आर, इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच मतलब क्यू, इसका नेगेशन ऐसे एक्सप्रेस होगा। क्लियर, वेरी इजी। सुमन इज ब्रिलियंट एंड सुमन इज नॉट ऑनेस्ट मतलब डिसऑनेस्ट, इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच मतलब क्यू, इस स्टेटमेंट का नेगेशन। क्लियर, ये कहां लिखा हुआ है देखते हैं, P एंड नॉट आर, डबल इंप्लीकेशन Q, इसका नेगेशन। दिस इज योर वेरी करेक्ट आंसर, राइट? क्लियर इनफ? ये बन जाता है मेरा करेक्ट आंसर। यस, दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस द नेगेशन। यहां पे कंप्यूट नहीं करना कुछ भी, बस एक्सप्रेस करने का तरीका बताना है। क्लियर? आई होप क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।